हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट टॉक पे। हमने पहला वीडियो देखा, पहला टॉपिक डिस्कस किया था, जो फर्स्ट वीडियो मेरा था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। उसमें हमने ये देखा था, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन देखा था, उसके बारे में, उसके हर पहलू के बारे में हमने डिस्कस करी थी। और सबसे पहले तो मैं आप सबका थैंक यू करना चाहता हूँ, आप सबका शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आपने वो वीडियो देखा, समझा, बूझा, सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर किया और भी दोस्तों तक वो वीडियो फैलाएं और भी आने वाले वीडियो को, टॉपिक्स को अपने दोस्तों में, अपने दोस्तों से शेयर करें। आप बताएं जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं या जो ऐसे जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए जानना चाहते हैं। ठीक है, आज ऐसे ही एक बेहद इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। मैं आज कोई और टॉपिक उठाना चाहता था, लेकिन उसका वीडियो मैं 2, 3, 4, 5 दिन बाद डालना चाहता था। लेकिन आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा हेडलाइन मुझे दिखा द हिंदू पे, वो है सेक्शन 66A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट पे। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, काफ़ी क्या चीज़ें चल रही है प्रेजेंट में, तो मैंने सोचा आज मैं इस पे सबसे पहले वीडियो बनाता हूँ। सबसे बहुत ही बेहद इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। इंटरेस्टिंग कैसे है तो देखते हैं। सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि क्या आप लोगों ने कभी भूत देखा है? हॉरर फिल्म तो देखा ही होगा, ऑब्वियस ही बात है। क्या रियल लाइफ में कभी भूत देखा है? आप लोग सोच रहे होंगे कि पता नहीं क्या बोल रहे हैं, भूत क्या बोल रहे हैं, लेकिन सीरियसली आप लोगों से पूछ रहा हूँ। आप लोगों ने एक मूवी ज़रूर देखा होगा, कागज़। वो पंकज त्रिपाठी की मूवी आई थी कागज़, जिसमें ऑन रिकॉर्ड पेपर पे एक इंसान को डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है, मतलब मरा हुआ घोषित कर दिया जाता है, लेकिन वो इंसान जिंदा रहता है, जीवित रहता है और उसे कोर्ट के काफ़ी चक्कर लगाने होते हैं ये साबित करने के लिए कि भाई मैं जिंदा हूँ, मैं सामने खड़ा हूँ। बहुत सारी मुश्किलें उठानी पड़ती है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप उस मूवी को ज़रूर देखें, ज़रूर समझें कि आखिर क्यों ऐसा हुआ, क्या दिक्कतें उठानी पड़ी। ऑन रिकॉर्ड डेड डिक्लेयर, जिंदा है बंदा, काफ़ी दिक्कतें झेलनी पड़ी, तो काफ़ी मुसीबतों से गुजरना पड़ा। ऐसा ही कुछ अभी प्रेजेंट में हो रहा है, जो कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया है। और वो मामला क्या है? वो मामला है सेक्शन 66A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। अगर मैं साफ आसान भाषा में आपको मैं समझाना चाहूँ तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। बिहार में शराबबंदी है, मतलब बिहार में शराब पीना इलीगल है। दिल्ली में ऐसा कुछ नहीं है, दिल्ली में आप पी सकते हैं। ठीक है, अगर आप दिल्ली में शराब पी रहे हैं, मान लो घर के अंदर पी रहे हैं, ठीक है, अलाउड है, ठीक है, घर के अंदर आप अपने प्राइवेसी में पी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सडनली पुलिस आई और आपको अरेस्ट करने लगी। आपने पूछा भाई किस जुर्म में अरेस्ट कर रहे हो? पुलिस ने कहा तुम शराब पी रहे हो। आपने कहा हाँ तो इलीगल थोड़ी ना है, दिल्ली में तो लीगल है, मैं शराब पी सकता हूँ। पुलिस ने कहा नहीं, तुम्हें चलना पड़ेगा हमारे साथ, मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। ठीक है, तो आप बोलोगे ऐसा कानून है ही नहीं, पहले तुम ऐसा कानून लाओ, फिर अगर हम पीते हैं, फिर अगर उस कानून का हम उल्लंघन करते हैं तो तुम हमें अरेस्ट करना। ऐसा भाई आप बोलोगे ना कि पहले कानून लाओ। ऐसा कानून तो है ही नहीं दिल्ली में कि घर में बैठ के शराब पी रहे हैं और किसी कानून का उल्लंघन हुआ आप मुझे अरेस्ट करके ले जाओ, ऐसा तो है ही नहीं। ठीक है, आप पहले कानून लेकर आओ, फिर अगर ऐसा कुछ होता है, मैं उल्लंघन करता हूँ, तो आप मुझे अरेस्ट करके ले जाओ। ठीक है, वहीं बिहार में ऐसा कानून है, तो बिहार में आप शराब नहीं पी सकते। अगर ऐसा आप पीते हुए पकड़े जाएंगे तो आपको जेल हो सकती है। ठीक है, तो अगर कानून नहीं है फिर भी आपको अरेस्ट किया जा रहा है, आपको अरेस्ट करके ले जाया जा रहा है पुलिस स्टेशन में, आपको जेल में रखा जा रहा है, तो आपके दिल में सबसे पहला ख्याल आएगा ये क्या तानाशाही है।
ऐसे तो मतलब डेमोक्रेसी खतरे में पड़ जाएगी। क्या तानाशाही है, हमारे अधिकारों का तो कोई मतलब नहीं रह पाएगा। इसी तरीके का एक कानून है सेक्शन 66A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, जिसको 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने अल्ट्रा वायर मतलब नॉट इन द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उसको इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया था, उसको खत्म कर दिया था, उसको रद्द कर दिया था। लेकिन आफ्टर 2015 ऐसे कई केसेस अभी सामने आए हैं। एक पिटीशन फाइल हुआ सुप्रीम कोर्ट में, जिससे पता लगा कई केसेस ऐसे सामने आए जिसमें ये पाया गया कि उस कानून के तहत, जो कानून खत्म हो चुका है 2015 में, उस कानून के तहत लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है, कोर्ट में सुनवाई भी हो रही है, कोर्ट में सुनवाई भी हो रही है और उन्हें पनिश भी किया जा रहा है, उन्हें जेल भी भेजा जा रहा है उस कानून के तहत, जो कानून खत्म हो चुकी है उस कानून के तहत। भाई आप सोचोगे, कभी हम पर्सनल लाइफ में, अपने डेली लाइफ में कोई अगर जो चीज़ हम जो गलती हमने करी नहीं, ठीक है, उसके लिए अगर कोई डांट दे, कोई पीट दे, तो हम सोचते हैं यार जो गलती मैंने की नहीं उसके लिए मुझे पनिशमेंट क्यों, तो जो कानून है ही नहीं उसके लिए पनिशमेंट क्यों। तो ऐसे ही इस कानून के बारे में, इस लॉ के बारे में, इस पर्टिकुलर सेक्शन के बारे में हम देखेंगे कि ये सेक्शन आया कैसे, था क्या, और क्या इस पे कंट्रोवर्सी हुआ, कैसे ख़त्म हुआ, प्रेजेंट कंट्रोवर्सी क्या है और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा। ये सब चीज़ें हम देखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है और इस चीज़ से रिलेटेड मैं हर एस्पेक्ट को आपके साथ डिस्कशन करूँगा। तो इससे रिलेटेड आपको कहीं कोई गूगल पे, किसी तरीके का कोई यूट्यूब पे और कोई कुछ देखना नहीं पड़ेगा, आपको सब कुछ सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैंने फर्स्ट वीडियो में, ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो वीडियो जाकर आप लोग ज़रूर देखें। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वो टॉपिक है, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, तो उस टॉपिक में मैंने फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स क्या है इसके बारे में डिस्कस किया था। अगर उसका वायोलेशन होता है, उसका उल्लंघन होता है, तो आप क्या कर सकते हैं, कैसे जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, ये भी डिस्कस किया था। आप डायरेक्टली जा सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन में यहाँ पे कर देता हूँ ताकि चीज़ों को समझने में आसानी होगी। ठीक है, कोई दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम होगी, कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें हमसे, मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स को ज़रा हम देख लेते हैं, एक बार ब्रीफ में डिस्कशन कर लेते हैं। और हाँ, फर्स्ट वीडियो में थोड़ी बहुत मुझे कंप्लेन आई थी कि राइटिंग थोड़ी छोटी है, तो उसको मैं इसमें इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में मैंने कहा था, दोज राइट्स which are guaranteed by the Constitution of India to the citizens, which are guaranteed, एक मिनट, those rights which are guaranteed by the Constitution of India to the citizens of India by against the state। ठीक है, guaranteed rights है, guaranteed by the Constitution to the citizens against the state। तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो गारंटीड राइट्स हैं, मतलब, और आपको उसका गारंटर, फंडामेंटल राइट्स का गारंटर कौन है, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अगर आपका जो राइट है, जो गारंटीड राइट्स है, अगर उसका उल्लंघन होता है, उसका वायोलेशन होता है, तो आप डायरेक्टली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। वो गारंटीड राइट्स हैं, मतलब वो राइट आपको मिले ही मिले हैं, वो आपसे छीना नहीं जा सकता। ठीक है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा के छीना जा सकता है। ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्या होता है, मैं आपको ये चीज़ें डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, और किसी कोई रिस्ट्रिक्शन लगा के नहीं छीना जा सकता। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो आप डायरेक्टली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, हमने 13 और 368 के बीच में जो फाइट रही थी पार्लियामेंट जुडिशियरी के बीच में, वो हमने फर्स्ट वीडियो में देख लिया है। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स, एक मैं आपको आसान भाषा में, या मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। ठीक है, जो
कॉन्स्टिट्यूशन की जानकारी नहीं रखते उनको भी थोड़ी बहुत जानकारी हो जाएगी, ठीक है। तो मैं आसान भाषा में इस चीज़ को समझाना चाहूँगा, ठीक है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अगर थोड़ी देर के लिए मान लो कि एक मान लेते हैं कि एक कॉपी है, ठीक है। कॉपी में आप लोग क्या करते हैं, पॉइंट बना के लिखते हैं, फर्स्ट पॉइंट में ये है, सेकेंड पॉइंट में ये है, थर्ड पॉइंट में ये होगा, फोर्थ पॉइंट में ये होगा, फिफ्थ पॉइंट में ये होगा, ऐसा आप लोग लिखते हैं, ठीक है। कॉपी में जब आप क्लास कर रहे होते हैं तो ऐसा पॉइंट बना के आप लोग अपना नोट्स बनाते हो, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को जिन्होंने बनाया, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडिंग फादर्स थे, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि उनको एक कॉपी मिला, ठीक है। उनको एक कॉपी मिला और उनको एक जो कॉपी मिला, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, तो उसमें उन्होंने पॉइंट बना के लिखा कि फर्स्ट पॉइंट में ऐसा होगा, सेकेंड पॉइंट में ऐसा होगा, थर्ड पॉइंट में ऐसा होगा, फोर्थ में ऐसा, फिफ्थ में ऐसा, सिक्स्थ में ऐसा होगा, ठीक है। तो ऐसा कर करके उन्होंने बहुत सारा पॉइंट बनाया। अब अगर मैं इस कॉपी को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मान लूँ तो, और इस पॉइंट को आर्टिकल मान लूँ, तो आर्टिकल में आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, उनमें ऐसा लिखा गया कि आर्टिकल 1 हमारा, मतलब उन आर्टिकल्स में लिखा गया ये आर्टिकल 1 में ऐसा प्रोविज़न है, आर्टिकल 2 में ऐसा लिखा गया, आर्टिकल 3 में ऐसा है, मतलब ऐसे करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि हमारे इंडियन स्टेट का, हमारा जो कंट्री है उसका नेचर कैसा होगा, ठीक है। सोवरेन होगा, डेमोक्रेटिक नेचर होगा, रिपब्लिकन नेचर होगा, सेक्युलर होगा, ठीक है। उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रैटर्निटी, ठीक है। ये सब सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है, तो पीपल ऑफ इंडिया, तो ये सब ऐसा प्रोविज़न लिखा गया, तो ऐसे आर्टिकल बना के लिखा गया। तो ऐसे ही जो आर्टिकल मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 12 टू लेकर आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 ऑफ पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स की बात की जाती है। फंडामेंटल राइट्स है क्या, मैंने आपको बताया। तो आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 में कोई राइट नहीं है। आर्टिकल 12 में जो है वो डेफिनेशन ऑफ स्टेट है, आर्टिकल 13 वो डेफिनेशन ऑफ लॉ को हमने डिस्कस किया है फर्स्ट वाले वीडियो में। लॉ जो है डिफाइन किया गया आर्टिकल 13 में, और आर्टिकल 33, 34, 35, ठीक है, उसमें भी कोई राइट्स नहीं है। तो बेसिकली हमारा राइट्स गिवन है आर्टिकल्स 14 टू 32, आर्टिकल्स 14 टू 32, 14, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 32 तक हमें राइट्स मिले हैं, और जो राइट्स हैं इन आर्टिकल्स में जो राइट्स है वो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है। ऐसे ही इसमें एक आर्टिकल है आर्टिकल 19, ऑब्वियस सी बात है 14 से 32 उसके बीच में ही 19 आता है, तो आर्टिकल 19 इज अ फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 19 में हमें 6 राइट्स मिले हैं, आर्टिकल 19 में हमें 6 राइट्स मिले हैं, ठीक है। 6 राइट्स कौन कौन से हैं, आर्टिकल 19 क्लॉज 1, इस पॉइंट के अंदर भी एक पॉइंट, ठीक है, आर्टिकल 19 क्लॉज 1, और इसके अंदर भी सब क्लॉज ए, तो इसमें सबसे पहला हमारा राइट है, वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। जो दूसरा राइट है इस आर्टिकल का, जो दूसरा राइट है वो है हमारा, मतलब ये है कि बोलने और अभिव्यक्ति का आज़ादी, ठीक है, अभिव्यक्ति की आज़ादी, ठीक है, इसमें और उसके बाद है हमारा फ्रीडम ऑफ असेंबली। तीसरा हमारा है फ्रीडम ऑफ असेंबली, कहने का मतलब है कि इकट्ठा होने का जो अधिकार है वो हमारा फंडामेंटल राइट है, ठीक है। तभी आप लोग
सुनते होंगे, न्यूज़ में देखते होंगे कि प्रोटेस्ट करने का अधिकार हमारा फंडामेंटल राइट है। प्रोटेस्ट कैसे होता है? इकट्ठा होके, तो इसमें, ठीक है। फोर्थ हमारा है और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन मतलब ग्रुप बनाने का, कोई पार्टी बनाने का, कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाने का हमारा फंडामेंटल राइट है। जैसे आप लोग देखते होंगे एनजीओ वगैरह, ठीक है, तो वो हमारा फंडामेंटल राइट है। हम ग्रुप बना सकते हैं, पार्टी बना सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, ठीक है। उसका भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है कि आप कोई ग्रुप बना के इलीगल काम नहीं कर सकते, कोई मतलब दंगा फसाद नहीं करवा सकते, कोई मतलब टेररिज्म वगैरह का काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसा फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन के बाद है हमारा फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन के बाद है हमारा फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, मतलब ऑल ओवर इंडिया कहीं भी घूमने का जो अधिकार है वो हमारा फंडामेंटल राइट है, ठीक है। सॉरी, सी के बाद डी। ई में है, हम ई में हमारा क्या है? फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस, मतलब इंडिया में कहीं भी रहने का अधिकार हमारा फंडामेंटल राइट है। और ये सारे आर्टिकल 19 के अंदर हैं, ठीक है। एफ में हमारा है फ्रीडम ऑफ प्रॉपर्टी। एफ में हमारा है फ्रीडम ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। एक मिनट चेक करूं मैं जरा, वीडियो हो रही है? हाँ, वीडियो सही से हो रही है। फ्रीडम ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। ये जो फ्रीडम ऑफ प्रॉपर्टी है, इसी को लेके बहुत तमाशा हुआ था, जो हमने फर्स्ट वीडियो में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन में देखा। इसी को लेके कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुआ था। ये ना रहती बांस ना बजती बांसुरी, तो मतलब एक टसल, एक फाइट पार्लियामेंट और जुडिशियरी के बीच में स्टार्ट हुआ था। इसी के कारण फ्रीडम ऑफ प्रॉपर्टी के कारण जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के इन्वेंशन पे खत्म हुआ था, ठीक है। तो फाइनली इससे तंग आके इसी को हटा दिया। लो भाई, फ्रीडम ऑफ प्रॉपर्टी तुम्हारा अब फंडामेंटल राइट नहीं है। और इसको कब हटाया था? इसको हटाया था 1978 में। और संविधान में कैवा संशोधन किया गया था, मतलब कौन सा अमेंडमेंट किया गया था? तो अमेंडमेंट किया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, CAA। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट मत समझना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करके फ्रीडम ऑफ प्रॉपर्टी को हटा दिया था, ठीक है। स्पेस बच नहीं रहा तो मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ एफ के बाद जी, एफ के बाद जी। जो हमारा ये फंडामेंटल राइट है वो है हमारा फ्रीडम ऑफ, ये हमारा फंडामेंटल राइट है फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, मतलब काम करने का अधिकार, काम करने का अधिकार। फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन हमारा फंडामेंटल राइट है, ठीक है। तो ये सारे हमारे फंडामेंटल राइट है। इसको हटा दिया गया, इसको रिमूव कर दिया गया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू। 1978 में इसको हटा दिया गया। अब ये दिस फ्रीडम इज नो लॉन्गर ए फंडामेंटल राइट, इट हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट। इज इट क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा डिस्कशन है वो बेसिकली हमारा डिस्कशन जो है वो इस पे है, इस राइट पे है। आज का जो हमारा डिस्कशन है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसको लेके हमारा डिस्कशन है, ठीक है। तो मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है। आपको नोट करना हुआ तो आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको अब रिमूव करता हूँ, ठीक है। देखते हैं, ठीक है। सो आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 क्लॉज 1 और इसमें सब क्लॉज ए, ये हमारा किस बारे में बात कर रहा था? ये हमारा था फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में बात हो रही थी। इसका मतलब क्या हुआ है? ये राइट हमारा क्या है? ये कहता है एवरी सिटीजन्स हैज
right to express his view, opinion, belief through speeches, writing, printing, painting, and any other means, every citizens, सॉरी ऐसे नहीं होगा, एवरी सिटीजन, एवरी के बाद सिंगुलर वर्ड आता है, एवरी सिटीजन हैज राइट टू एक्सप्रेस हिज व्यू, ओपिनियन, बिलीफ थ्रू स्पीचेस, राइटिंग, प्रिंटिंग, पेंटिंग एंड एनी अदर मीन्स। ठीक है, मतलब इंडिया के हर सिटीजन को राइट है, वो जो सोचते हैं, जो कहना चाहते हैं, जो मानते हैं, जो बोलना चाहते हैं, वो बोल सकते हैं, चाहे वो शब्दों में बोले, भाषण के थ्रू, लिख के बोले, छाप के बोले, प्रिंट करके, या पेंट करके बोले, जैसे कार्टूनिस्ट वगैरह होते हैं और जैसे प्रेस वगैरह है, प्रिंट, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं, या फिर और भी कोई मीन्स के द्वारा, और भी कोई साधन के द्वारा अगर वो चाहते हैं तो बोल सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको हमारे जो फाउंडिंग फादर्स है कॉन्स्टिट्यूशन के, उनका कितना गजब का दूरदृष्टि था, कितना गजब का विजन था, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आप देखो, आपको पता है कि 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ था। ठीक है, उस समय ना ही हमारे पास फेसबुक नाम का कोई चीज़ था, ना ही व्हाट्सएप नाम का कोई चीज़ था, ना ही ट्विटर नाम का कोई चीज़ था, और ना ही यूट्यूब नाम का कोई चीज़ था। ठीक है, तो हमारे फाउंडिंग फादर्स ने सोचा कि अभी तो फिलहाल ये है स्पीचेस, राइटिंग, प्रिंटिंग, पेंटिंग, लेकिन भविष्य में अगर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी डेवलप होती है जिसके थ्रू हम अपने शब्दों को, हम अपने जो सोचते हैं, हम अपने बिलीफ को अगर एक्सप्रेस करना चाहें, बोलना चाहें, अभिव्यक्त करना चाहें, तो उसके थ्रू भी अगर कर सकते हैं, तो वो सारे मीन्स भी इसमें आएंगे, एंड एनी अदर मीन्स। ठीक है, आप देखो कितने दूर का सोचते थे, मतलब क्या, किस तरीके का कमाल का विजन था, एक एनी अदर मीन्स। तो उन्होंने सोचा अगर इस तरीके का कोई टेक्नोलॉजी डेवलप होता है इन फ्यूचर, उन्हें नहीं पता था कि बाद में फेसबुक आएगा, व्हाट्सएप आएगा, ट्विटर आएगा, यूट्यूब आएगा, लेकिन उन्हें ये उनका सोचना था कि अगर इस तरीके का कोई टेक्नोलॉजी डेवलप होती है तो वो हमारा इसमें कवर कर लेगा, वो हमारा इसमें आएगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें किस में आ रही है, एंड एनी अदर मीन्स में, मतलब यहाँ इनके थ्रू भी अपने जो हम मानते हैं, जो सोचते हैं, उसको बोलना, उसको एक्सप्रेस करना, ठीक है, इनके थ्रू भी हम कर सकते हैं, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। ठीक है, बात समझ में आई यहाँ तक? ठीक है, अब देखते हैं, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। ठीक है, अब एक केस है जिसका नाम है PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997। PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997। PUCL का फुल फॉर्म है, ये एक NGO है। ठीक है, ये एक NGO है। NGO होता है गैर सरकारी संस्था, गैर सरकारी संगठन, मतलब कि लोगों ने खुद आपस में मिलके इस ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म किया था। और मैंने अभी बताया कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करने का जो अधिकार है वो आपका फंडामेंटल राइट है। ठीक है, राइट, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, तो एक NGO है, लोगों, मतलब सरकार ने नहीं बनाया, लोगों ने बनाया है, और लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं, उनकी शिकायतों को दूर करते हैं। ठीक है, बहुत सारे NGO हैं, तो उसमें एक NGO ये है, इनका पूरा नाम है, इस NGO का पूरा नाम है पीपल्स यूनियन ऑफ
सिविल लिबर्टीज, ये इस एनजीओ का पूरा नाम है। ठीक है, तो ये 1997 में ये केस था। इसका जजमेंट क्या आया, इसका जजमेंट क्या आया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसका जजमेंट क्या आया, इसका जजमेंट ये था कि राइट टू होल्ड टेलीफोनिक कन्वर्सेशन इज राइट टू प्राइवेसी। राइट टू होल्ड टेलीफोनिक कन्वर्सेशन मतलब आप टेलीफोन पे बात करते हैं। ठीक है, उस समय मोबाइल डेवलप नहीं हुआ था, उतना अच्छा खासा डेवलपमेंट नहीं हुई थी। तो इनका ये जजमेंट आया था, मतलब और भी जजमेंट के साथ साथ ये भी था एक जजमेंट कि आप जब टेलीफोन पे कन्वर्सेशन बातचीत करते हैं तो वो आपका प्राइवेसी है, वो आपका प्राइवेट चीज़ है, वो आपका प्राइवेट मैटर है। आपके कन्वर्सेशन को कोई तीसरा सुन नहीं सकता, आपके कन्वर्सेशन को कोई तीसरा सुन नहीं सकता। अगर वो सुनता है तो आपके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है, तो आपके फंडामेंटल राइट को छीनता है, आप डायरेक्टली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि सरकार जो है, ठीक है, सरकार जो है आपके टेलीफोन कन्वर्सेशन को टेप नहीं कर सकती, नहीं सुन सकती। कभी कभी होता है ना पॉलिटिकल गेन्स के लिए, पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए पॉलिटिशियन का या फिर और भी लोगों का टेलीफोन कन्वर्सेशन या फिर जो कन्वर्सेशन होता है फ़ोन वोन पे, अभी पेगासस इशू चल रहा है, वो उस पर भी मैं आऊँगा, उसको भी मैं बताऊँगा अभी थोड़ी देर में, ऐसा होता है। ठीक है, तो ऐसा ये जजमेंट उस समय आया था, 1997 में आया था। ठीक है, लेकिन ये मतलब इसका ये मतलब नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं, कोई मतलब कुछ देश में दंगा फसाद करवाने का प्लानिंग कर रहे हैं, और तब अगर सरकार आपके फ़ोन को, आपके कन्वर्सेशन को टेप करती है, ठीक है, सुनती है, तब जाकर सुप्रीम कोर्ट में आप कहे कि नहीं ये तो मेरा प्राइवेट मैटर था, ये तो मेरा प्राइवेसी था, ऐसे कैसे सरकार सुन सकती है हमारे कन्वर्सेशन को, ऐसे कैसे कर सकती है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। ठीक है, फंडामेंटल राइट का वायोलेशन है। मैं आपके पास आया हूँ, सुप्रीम कोर्ट के पास मैं आपके पास आया हूँ, फिर हो गया, फिर सुप्रीम कोर्ट बोलेगा इधर आओ, दे देंगे, तुम मुँह का नाच के गिर जाओगे नीचे। अब इसका ये मतलब नहीं है कि दिया गया आज़ादी तो तुम उसका कुछ भी फ़ायदा उठाओगे, मिसयूज़ करोगे, इसका ये मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें, ये था टेलीफोनिक कन्वर्सेशन था। ठीक है, तो अब मैं इसको रब करता हूँ। ठीक है, अगर ये चीज़ लिखना हुआ, ठीक है, तो आप लिख लेना वीडियो पॉज करके। ठीक है, आप ये लिख सकते हो। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैं यहीं पे आपको, यहाँ पे मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, इसको मैं रहने देता हूँ। ठीक है, मैं आपसे डिस्कस करता हूँ पेगासस इशू क्या है। ठीक है, मैं आपको जल्दी से बिल्कुल 5 मिनट में मैं ज़रा ये डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, पेगासस क्या है? देखो, पेगासस एक तरीके का स्पाईवेयर है, एक तरीके का स्पाईवेयर है। जैसे अगर मतलब होता है ना, किसी इंसान, अपने दोस्त वगैरह किसी पे डाउट हो कि देखो मेरे चोरी छिपे ये कर तो नहीं रहा है, तो आप क्या करते हो, उसके पीछे किसी दूसरे इंसान को लगा देते हो जासूस के तौर पे। तो एक तरीके से ये इंसान नहीं, ये एक ऐप है, ये एक ऐप है जो कि मोबाइल की जासूसी करता है। आप मोबाइल के थ्रू आपकी जासूसी करता है, मतलब आपके मोबाइल में क्या कांटेक्ट है, किसके कांटेक्ट है, किन किन लोगों के कांटेक्ट है, मैसेजेस, वीडियो कॉल्स, कन्वर्सेशन। ठीक है, आप जीपीएस लोकेशन के थ्रू आपके मोबाइल को ट्रैक कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जासूसी करता है। ठीक है, इजराइल में ये डेवलप हुआ है। ठीक है, इजराइल में ये डेवलप हुआ है। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, ये एक टेक्नोलॉजी है जो सरकार मतलब पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, सरकारों को बेची जाती है ताकि वो टेररिज्म से फाइट कर सके, आतंकवाद से लड़ सके। मतलब उनके फ़ोन को टेप करके, उनका लोकेशन जान के, उनके कॉन्टैक्ट जान के, उनके कॉन्वर्सेशन जान के उनको इजीली टारगेट बनाया जा सके और देश में
हो रहे घटना को रोका जा सके, टेररिज्म से छुटकारा पाने के लिए ये ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया, ऐप डेवलप किया गया। ठीक है, इस पे कंट्रोवर्सी क्या हो रही है? इस पे कंट्रोवर्सी ये हो रही है कि आजकल ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है, ऐसा कहा जा रहा है कि इस ऐप का यूज़ हुआ है इंडिया में बहुत सारे पॉलिटिशियंस, जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट के फ़ोन को टैप करने में, उनके कॉन्टैक्ट, उनके डेटा को निकालने में। ठीक है, सरकार ने ऐसा इस चीज़ का यूज़ किया है। ठीक है, जो कि इलीगल है, जो कि प्राइवेसी, हमारी प्राइवेसी का उल्लंघन करता है, राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन करता है, वायोलेशन करता है, जो हमारे फंडामेंटल राइट को छीनता है। ठीक है, और जब फंडामेंटल राइट, आपके फंडामेंटल राइट को छीना जाएगा तो बीच में कौन आएगा? सुप्रीम कोर्ट। और अभी यही सुप्रीम कोर्ट का रोल प्ले हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्वेश्चन किया है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से जवाब मांगा है। ठीक है, तो ऐसा चल रहा है पेगासस का। ठीक है, और ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो है ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है। ठीक है, लिबर्टी के अगेंस्ट है, जो हमें आज़ादी मिली है, लिबर्टी मिली है, ठीक है, उसके अगेंस्ट है ये चीज़, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है ये चीज़। इस पे जो ये इशू है, जो ये चीज़ चल रहा है, ठीक है, इस पे एक स्वतंत्र रूप में एक जांच होनी चाहिए, एक प्रोब, इंडिपेंडेंट प्रोब होनी चाहिए, ताकि पता लगे कि आखिर ये चीज़ किस किस का फ़ोन टेप हुआ। ठीक है, इसका पता लगना चाहिए। ठीक है, तो कुल मिलाकर अभी पेगासस का इशू यही चल रहा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी बाकी है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं क्या क्या चीज़ें होगी, क्या क्या चीज़ें इसमें आती हैं, तो फिर मैं इसमें सेपरेटली एक इस पर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, फिलहाल के लिए आप जान लो कि इस तरीके का ये चीज़ है। ठीक है, क्लियर है? अब चलते हैं अपने ओरिजिनल मैटर पे। ठीक है, ओरिजिनल मैटर पे हम चलते हैं, अपने ओरिजिनल मैटर पे। ठीक है, चलो आ जाओ। तो अब है, मैंने क्या कहा था? ठीक है, हो गया फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आ रहा होगा, एक क्वेश्चन आपके दिल में आ रहा होगा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने का, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, हमें मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, तो क्या हम कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी छाप सकते हैं, कुछ भी, कोई भी कार्टून बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, क्यों नहीं? मान लो इस पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है, अभी मैं आऊँगा, मैंने कहा था ना रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन मैं समझाऊंगा, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है इस पे। ठीक है, मान लो जो एकदम मतलब आसान से भाषा में मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। ठीक है, ये आपका घर, आपके घर का ये छत है। ठीक है, आपके घर का ये छत है, टेरेस है। ठीक है, जिस पे आप लोग आराम से मस्त गर्मियों के मौसम में सुबह सुबह या फिर शाम को बैठ के चाय पीते हो, चिल्ल मारते हो। ठीक है, ये छत है, और ये जो छत है तो इसकी जो बाउंड्री है, ठीक है, इसकी जो बाउंड्री है उस पे जो है वो घेरा हुआ नहीं है, मतलब बाउंड्री पे दीवार बना हुआ नहीं है, बाउंड्री जो है बिल्कुल ओपन है। ठीक है, अगर किसी का पैर इस ऐसे फिसल गया, किसी का पैर ऐसे फिसल गया तो वो नीचे गिर सकता है। ठीक है, बात समझ रहे हो? दीवार बना हुआ नहीं है। आप गए छत पे, ठीक है, आप गए छत पे, और आप और आपके भाई है, मान लो आप और आपके भाई हैं, आपके बड़े भाई ने कहा कि देखो तुम पूरे छत पे घूम सकते हो, तुम्हें आज़ादी है। ठीक है, तुम पूरे छत पे घूमो, जहाँ मर्जी चाहो वहाँ मर्जी घूमो, इधर घूमो, उधर घूमो, इधर घूमो, इधर घूमो, लेकिन ये जो लिमिट है, ठीक है, इसको तुम क्रॉस नहीं करना। ये जो लिमिट है इसको तुम क्रॉस नहीं करना, इसके अंदर तुम जहाँ घूमना चाहते हो वहाँ घूम लो, कोई रोक टोक नहीं है, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। लेकिन हाँ, इसके इधर जाओगे तो भाई मैं तुम्हें रोकूंगा, बात नहीं माने तो मैं तुम्हें मारूंगा भी, पीटूंगा भी, कुटाई करूंगा। ठीक है, लेकिन इसके अंदर तुम जहाँ मर्जी घूम सकते हो। आपने कहा क्यों इसके इधर क्यों नहीं जा सकता? भाई ने कहा इसकी दिख नहीं रहा, अंधा हो गया है, इसके इधर जाओगे तुम पैर फिसल गया, तुम नीचे गिर सकते हो, हाथ पैर टूट सकता है, तुम हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओगे। ठीक है,
तो आपने कहा हाँ दिख तो रहा है, सही बात है, मतलब उसने जो रेस्ट्रिक्शन लगाया, भाई ने जो रेस्ट्रिक्शन लगाया वो बिल्कुल सही लगाया, चलो ठीक है मान लिया, आपकी बात मैंने मान ली, ठीक है। अब थोड़ी देर के बाद फिर भाई कहता है कि जहां मर्जी घूम सकते हो, यहां नहीं घूमना, जहां इसको छोड़ के इस पूरे एरिया में घूम, इसके बाहर तो घूमना ही नहीं है, वो तो ठीक है दिख रहा है कि चलो हाँ इसके बाहर गए, इसके इधर गए तो पैर फिसल सकता है, गिर सकते हैं, लेकिन भाई अब इसके अंदर क्यों नहीं जा सकते हैं, ये क्या दिक्कत है, ये एरिया तो ठीक है, बढ़िया है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि इसका यहाँ से पैर फिसलेगा तो मैं गिर जाऊँगा, ठीक है मैं तो कहीं भी घूम सकता हूँ। लेकिन भाई ने कहा नहीं, यहाँ नहीं घूमना यहाँ नहीं घूमना है, बिल्कुल नहीं घूमना है। आपने पूछा क्यों, यहाँ पे अब क्या है? भाई ने कहा बस नहीं घूमना तो नहीं घूमना। आपने कुछ कहा अरे कोई तो रीज़न होगा, कोई तो कारण होगा, बोलो क्यों नहीं जाना, यहाँ पे क्यों नहीं जाना? भाई ने कहा नहीं जाना तो बस नहीं जाना, कोई रीज़न नहीं दे रहा है, बस बोल रहा है कि नहीं जाना तो नहीं जाना, ठीक है। आप इसका बात मानोगे? आपने चलो मान लिया कि हाँ ये रेस्ट्रिक्शन ठीक है, ये रेस्ट्रिक्शन ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये क्या रेस्ट्रिक्शन, ये क्या लॉजिक है, मतलब इलॉजिकल से बात है, ठीक है। यहाँ पे तो जा ही सकते हैं। फिर आप गए मम्मी पापा के पास, मम्मी पापा को बोला देखो भैया ने ऐसा बोला, भैया ने कहा इधर नहीं जाना, मैंने कहा ठीक है मुझे भी दिख रहा है, इधर गया पैर फिसल गया तो मैं गिर जाऊँगा, हॉस्पिटल में जा सकता हूँ, लेकिन यहाँ क्यों नहीं जा सकता हूँ? ये तो इलॉजिकल सी बात है। भाई मना कर रहा है, रीज़न भी नहीं दे रहा है। मम्मी पापा ने कहा कि क्यों ऐसे कर रहे हो, जाने दो इसे, यहाँ तो ठीक है, यहाँ तो घूम ही सकता है, यहाँ नहीं जा सकता लेकिन यहाँ तो जा सकता है ना। यही चीज़ है, ठीक है। यहाँ जो नहीं जा सकता, ये जो रिस्ट्रिक्शन था वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन था। रीज़न क्या दिया कि यहाँ से जाने के बाद आप गिर सकते हो, हाथ पैर टूट सकता है, ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। लेकिन ये जो रिस्ट्रिक्शन है ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये तो मनचाहा ढंग से, मतलब मनमाने ढंग से बोल रहे हैं कि नहीं जाना तो नहीं जाना, ऐसा लग रहा है कि हुक्म चला रहे हैं, ठीक है, तानाशाही कर रहे हैं कि नहीं जाना तो नहीं जाना। ऐसा नहीं भाई, रीज़न दो जो जस्टिफाइड हो, उचित हो, मतलब हाँ देख के लगे कि हाँ भाई रीज़न है, कारण है, ऐसा नहीं हो सकता, एक सॉलिड रीज़न होना चाहिए। ये सॉलिड रीज़न है, ये नहीं, तो इसी को हम कहते हैं रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, ठीक है। तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन अब आपको समझ में आ गया होगा रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन क्या है, ठीक है। तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन इस पे क्या है, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 जो है, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 बात करती है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, लेकिन आर्टिकल 19 क्लॉज 2 जो है वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन की बात करती है, ठीक है, कि आपका जो, मैं एक मिनट इंक डाल लूँ इसमें, ठीक है, आपका जो फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 19 के थ्रू जो फंडामेंटल राइट मिला है, 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के थ्रू जो फंडामेंटल राइट मिला है स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन, उस पे भी कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है। और रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन मैंने आपको अभी अभी समझाया है कि क्या क्या होता है, ठीक है। तो आपके इस स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे क्या रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो चलिए बस हो गया, चलिए देखते हैं, ठीक है। सब क्लॉज 2, ठीक है, इस पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन क्या है, तो पहला, ठीक है, कि आप अपने इस फंडामेंटल राइट का एक्सरसाइज कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, लेकिन इट शुड नॉट हार्म sovereignty, security, unity and integrity of India, पहला। दूसरा, it should not harm public peace। अब आप इस तरीके से अपना फंडामेंटल राइट का यूज़ करने लगो कि दंगा फसादी करवा दो, नहीं, ये आपका इट शुड नॉट हार्म पब्लिक पीस एंड पब्लिक ऑर्डर, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप दंगा फसादी करवा दो ऐसा कुछ बोल के, ठीक है, ऐसा कुछ बोल के दंगा फसाद करवा दो और बोलो कि नहीं भाई बोलने का अधिकार मेरा फंडामेंटल राइट है, आप इसको छीन नहीं सकते, मारेंगे 2 थप्पड़ ठीक कर देंगे, ठीक है। तीसरा है पब्लिक पीस एंड पब्लिक ऑर्डर, उसके बाद है इट शुड नॉट डू डिफामेशन। डिफामेशन मतलब वो ये होता है कि आप किसी के बारे में ऐसा चीज़ बोल दो कि वो किया ही नहीं है और उस चीज़ को
इसको बोलो, उसको बोलो और बात को फैला दो, उसका इंसल्ट कर दो, उसकी डिग्निटी को हार्म कर दो, उसको बेइज्जत कर दो, जबकि वो चीज़ किया ही नहीं है, वो उसको कहते हैं डिफामेशन। तो आप बोलने की आज़ादी, लिखने की आज़ादी, छापने की आज़ादी, प्रिंट करने की आज़ादी है, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी की बेइज्जती कर दोगे उस बात के लिए जो वो किया ही नहीं है, ठीक है। तो वो उल्टा डिफामेशन केस ठोक देगा और ले जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, बोलेगा निकालो, चलो निकालो 1 करोड़ रुपया, 500 करोड़ रुपया, 1000 करोड़ रुपया। न्यूज़ में सुनते हैं ना कि इस चैनल ने उस चैनल पे 1000 करोड़ रुपए का डिफामेशन केस ठोक दिया है, ठीक है, ऐसे सुनते होगे आप। फिर इट शुड नॉट हार्म फ्रेंडली रिलेशन विथ अदर कंट्रीज। मतलब जिन जिन देशों के साथ भारत का एक मतलब दोस्ताना एक रिश्ता है, एक फ्रेंडली रिलेशन है, उसको हार्म नहीं करना चाहिए, ठीक है। बात समझ में आई, ठीक है। तो और इट शुड नॉट इंसाइट वायलेंस, ठीक है। वायलेंस भड़काना नहीं चाहिए, भड़काऊ भाषण दे के आ जाओ, ठीक है। कई बार होता है ना इंडिया में, भड़काऊ भाषण दे देता है, दंगा फसाद हो गया, बोलने की आज़ादी है। क्या बोलने की आज़ादी है? तुम्हारा ये रेस्ट्रिक्शन है, तुम इसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। इसके अगेंस्ट जाओगे तो फिर तुम्हारा ये एक्सरसाइज, ये फंडामेंटल राइट नहीं है, फिर तुम्हारे फंडामेंटल राइट को छीन लिया जाएगा, ठीक है। ये जो फंडामेंटल राइट है तुम्हारा, इसको छीन लिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ आई कि आपका ये फंडामेंटल राइट हो, इसमें क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस थे, सोवरेनिटी, सिक्योरिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, ठीक है, पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक पीस, डिफामेशन, ठीक है, फ्रेंडली रिलेशन विद अदर कंट्रीज, और वायलेंस, भड़काऊ भाषण नहीं देना है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब जो है मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि एवरी सिटीजन हैज़ राइट टू एक्सप्रेस his belief, opinion, views through writing, speeches, painting, printing and any other means। और any other means में मैंने बोला था व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आती है, ठीक है। अब ये जो टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ, और ये भी जो है आर्टिकल 19 कवर करता है कि यहाँ भी अगर आप अपने इस फंडामेंटल राइट का यूज़ करते हो कोई दिक्कत नहीं है, इसके थ्रू भी आप जो बोलना चाहते हैं वो बोल सकते हैं, जो लिखना चाहते हैं जो वो लिख सकते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, जो लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसा कहा गया। अब जो है अगर आप ऐसे प्लेटफॉर्म पे ऐसा चीज़ लिख दो, ऐसा ड्राइंग बना दो, ऐसा ऑडियो डाल दो, ऐसा वीडियो बना के डाल दो जो भड़काऊ हो, जो आर्टिकल 19 क्लॉज 2 की रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के अगेंस्ट हो, ठीक है, वैसा वीडियो डाल दो, तो वो तो आपके फंडामेंटल राइट को अब छीना जा सकता है। आप पार्लियामेंट कानून बना के छीन सकती है। मैंने कहा था कि फंडामेंटल राइट को नहीं छीना जा सकता, लेकिन आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में जो आपका ये अधिकार मिला हुआ है, इसका ये मतलब नहीं कि आप पूरा खुल के मिसयूज़ करोगे। उसका रेस्ट्रिक्शन भी दिया है, रोकथाम भी दिया हुआ है, रोक टोक भी दिया हुआ है, आप ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। फिर भी आप अगर ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे करते हो तो उसके लिए एक कानून बना था, उस कानून का नाम था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में ये कानून बना था, 2000 में ये कानून बना था, ठीक है, जो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपकी इस तरीके की एक्टिविटीज़ की देख रेख होती है। अगर आपके बोलने से, लिखने से अगर ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्शन के अगेंस्ट होता है, कोई प्रोटेस्ट हो गया, कोई दंगा फसाद हो गया, अगर वो इंडिया की यूनिटी के अगेंस्ट है, किसी को डिफेम करता है, अगर इंडिया के फ्रेंडली रिलेशन को अफेक्ट करता है, तो फिर इस कानून के तहत आप पे एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। मतलब साइबर क्राइम को, ठीक है, ये प्रिवेंट करने के लिए, साइबर क्राइम का रोकथाम करने के लिए ये कानून बना था। साइबर क्राइम मतलब ऐसे सोशल मीडिया पे जो आप लोग देखते हैं, जो इस सोशल मीडिया के थ्रू जो क्राइम होता है, ठीक है, भड़काऊ चीज़ डाल दिया, ये सब, ठीक है। तो 2000 में ये कानून बना था।
2008 में इस कानून में एक सुधार करी गई थी। इस कानून में एक सुधार करी गई थी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट 2008, और सुधार करके एक सेक्शन डाला गया था इसमें, वो है सेक्शन 66A। सेक्शन 66A डाला गया था इसमें, ठीक है। सेक्शन 66A डाला गया था। 66A का क्या कहना था? 2008 में डाला गया था। सेक्शन 66 का क्या कहना था? इसका ये क्या कहा? इट गेव पावर टू पुलिसमैन टू अरेस्ट। इट गेव पावर टू पुलिसमैन टू अरेस्ट over annoying and offensive online post if they in their discretion it gave power to policemen to arrest over annoying and offensive online posts if they in their discretion feel that the post is annoying and ऑफेंसिव। ठीक है, बात क्लियर है? ठीक है, सेक्शन 66A ऐड किया गया इस अमेंडमेंट के थ्रू, और ये कहा गया, ये क्या पुलिसमैन को पावर दिया? इट गेव पावर टू पुलिसमैन, पुलिस को पावर दिया दैट अरेस्ट ओवर एनोइंग। अगर आप ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जैसे फेसबुक हो गया, ठीक है, फेसबुक पे आप अगर ऐसा कोई चीज़ लिखते हो, ठीक है, ऐसा कोई चीज़ लिखते हो जो किसी को दुख पहुंचाता हो, जो अपराधजनक हो, तो पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है, आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, आपके अगेंस्ट, आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, ऐसा ये कहा गया। और ऐसा पाया जाने पे, मतलब प्रूफ हो जाने के बाद, ठीक है, हमारे इंडिया जो जस्टिस सिस्टम है उसमें कहा जाता है, ठीक है, everyone is innocent until proven guilty। ठीक है, मतलब दोषी साबित होने तक सब निर्दोष हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा प्रूफ हो जाता है कि हाँ भाई सच में आपने दुख पहुंचाने वाला अपराधजनक पोस्ट डाला है, तो आपको 3 साल की जेल हो सकती है, 3 साल की सजा हो सकती है, ऐसा कहा गया था। ये चीज़ क्लियर है? ऐसा कहा गया था। ठीक है, चलो क्लियर है? ठीक है, कुछ चीज़ें आप लोगों को मतलब पकड़ में आ रहा होगा कि क्या है, मतलब ठीक ठाक तो है। आप लोग सोच रहे होंगे ठीक ठाक तो है, फिर कंट्रोवर्सी कहाँ से स्टार्ट हो गया? कंट्रोवर्सी हुआ, और कंट्रोवर्सी कहाँ हुआ, क्यों कंट्रोवर्सी हुआ? ये हुआ कंट्रोवर्सी annoying and offensive online post। देखो, annoying and offensive online post, ठीक है, इस पे कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुआ। ठीक है, लॉ कैसा होना चाहिए? ठीक है, लॉ जो है, कानून क्या है, मैंने आपको नेगेटिव डेफिनेशन पहले वीडियो में दे रखा है। ठीक है, पहले वीडियो में दे रखा है। ठीक है, तो लॉ कैसा होना चाहिए? तो लॉ शुड बी क्लियर एंड
रिटन, लॉ शुड बी क्लियर एंड रिटन, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी उसको कानून माना जाता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों था वो मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था, ठीक है। लॉ शुड बी क्लियर एंड रिटन, लॉ जो है, कानून जो है वो साफ साफ होना चाहिए और लिखा हुआ होना चाहिए। साफ कहने का मतलब है, साफ कहने का मतलब है कि वो मनमाना नहीं होना चाहिए, मनमाने ढंग से नहीं होना चाहिए, वो क्लियर वे में लिखा होना चाहिए कि ऐसा करोगे तो फिर आपके अगेंस्ट एक्शन होगा, ऐसा ऐसा होगा तो आपके अगेंस्ट एक्शन होगा, ऐसा होना चाहिए। मनमाने ढंग से नहीं कि कुछ लिख दिया और बाद में बोला कि नहीं अब आपके अगेंस्ट एक्शन होगा, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। ऐसी ही चीज़ें इस पे कंट्रोवर्सी हुआ था, ठीक है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। जितने भी लोग बाहर रह के पढ़ाई करते हैं, जो बाहर रह के पढ़ाई करते हैं, जो घर से दूर रहते हैं, ठीक है। घर से दूर रहना बहुत बहुत टफ है, बहुत कभी कभी इतना फ्रस्ट्रेशन होता है कि कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा लॉनलीनेस फील होगा, मन नहीं लगेगा, बहुत ज़्यादा टफ होता है घर से दूर रहना, पढ़ाई करना। वो भी एक पार्ट ऑफ स्ट्रगल है जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को, सीखने को मिलती है, और वो आप जब उस एम को अचीव कर लेते हो तो फिर आपको जो एक्सपीरियंस होता है वो फिर आप आगे यूटिलाइज करते हो, ठीक है। तो मान लो कि आप बाहर रहते हो, आपने मेस ज्वाइन किया, ठीक है, मेस ज्वाइन किया। अब मेस ज्वाइन किया आपने और मेस वाले ने पूछा कि क्या सब्जी खाओगे, ठीक है, क्या सब्जी नहीं खाते हो, ठीक है, क्या सब्जी नहीं खाते हो। उन्होंने पूछा क्या सब्जी, कौन सी सब्जी नहीं खाते हो। आपने कहा जो मुझे अच्छा नहीं लगता वो मैं नहीं खाता हूँ। उन्होंने कहा तो भाई कौन सी सब्जी अच्छी नहीं लगती ये बता दो। आपने कहा मुझे जो अच्छी नहीं लगती मैं वो खाता ही नहीं, ठीक है। आपने बताया नहीं कौन सी अच्छी नहीं लगती, चलो ठीक है। आप गए लंच करने, ठीक है, उन्होंने एक सब्ज़ी बनाई, मान लो गोभी की सब्ज़ी बनाई, आपने कहा ये मुझे अच्छी नहीं लगती मैं खाऊंगा नहीं, चलो भैया ठीक है। फिर रात को डिनर करने गए, उन्होंने मटर की सब्ज़ी बनाई, आपने कहा ये मुझे अच्छी नहीं लगती मैं खाऊंगा नहीं, ठीक है। उन्होंने कहा चलो भैया आप तो बता दो कौन सी सब्ज़ी नहीं खाते, कौन सी सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती, जो आपको अच्छी लगती है वही मैं बनाऊँगा। फिर आपने कहा मुझे जो अच्छी नहीं लगती मैं खाऊँगा नहीं। फिर आप अगले दिन लंच पे गए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने आलू की सब्ज़ी बनाई, आपने कहा मुझे अच्छी नहीं लगती। फिर वो कहेंगे भैया आप कटो यहाँ से, आप जाओ, मैं खाना नहीं खिलाऊँ, मैं आपको खाना नहीं खिलाऊँगा, आप अपना एडवांस लेके जाओ, भागो यहाँ से, ठीक है। तो क्यों आपको भगा दिया गया, क्यों आपसे वो नाराज़ हो गए, क्यों आपसे दुखी हो गए। वो इसलिए कि आपने बोला जो मुझे अच्छी नहीं लगती वो मैं खाता नहीं, ये सेंटेंस आपने बोल दिया, लेकिन क्लियर नहीं बोला कि हाँ मैं गोभी की नहीं खाता, मैं आलू की नहीं खाता, मैं मटर का खाऊंगा, करेला खाऊंगा, सीताफल मतलब लौकी की सब्ज़ी खाऊंगा। आप क्लियर तो बोल दो कि हाँ भाई ये सब्ज़ी मैं नहीं खाता, मैं वो नहीं बनाऊंगा, ठीक है। तो ऐसे ही था, ये जो है ये जो वर्ड है, ठीक है, इसको कहा गया, ठीक है, ये जो कहा गया कि भाई साहब ये आर्बिट्रेरी है। आर्बिट्रेरी का कहने का मतलब है कि मनमाना है, ठीक है। कैसे पता लगेगा, हो सकता है कि मैं फेसबुक पे कुछ लिख दूँ, मुझे लगे कि हाँ वो सही है, और लिखने के बाद कोई आके बोले नहीं तुमने मुझे दुख पहुंचा दिया, ये आपराधिजनक है, अब मैं पुलिस के पास जाऊंगा, FIR करूंगा, तो मैं अंदर डलवाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। भाई कैसे पता लगेगा, ऐसे तो मतलब ऐसे तो मेरा ये जो फ्रीडम है उसको ही छीना जा रहा है, मैं कैसे अपनी इस फ्रीडम का एक्सरसाइज कर पाऊंगा, ठीक है। तो ये कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ था, ठीक है। अब जज मतलब जुडिशियरी के सामने ये चीज़ कैसे आया हम देखते हैं, ठीक है, हम देखते हैं, ठीक है। तो 2012 में 2012 में, ठीक है, जस्ट 4 साल बाद, ठीक है, 2012 में क्या हुआ, ठीक है, कि शिवसेना चीफ श्री बाला साहब ठाकरे उनकी डेथ हुई थी, ठीक है, वो गुजर गए थे 2012 में। और जब उनका फ्यूनरल निकला, ठीक है, तो पूरे मुंबई को बंद कर दिया गया था, शटडाउन इन मुंबई, पूरे मुंबई को बंद कर दिया गया था जब उनकी फ्यूनरल निकाली गई तब, ठीक है। तब उस समय एक लड़की थी, ठीक है, उस समय एक लड़की ने फेसबुक पे, ठीक है, इस पे कमेंट किया, जो ये शटडाउन है, फ्यूनरल पे नहीं, जो शटडाउन है उस पे कमेंट किया, ठीक है, कि
शिवसेना को जो है मुंबई के बाहरी इलाके में, बाहरी इलाकों से फ्यूनरल निकालना चाहिए था, ठीक है, ताकि लोगों को इनकन्वीनियंस ना हो, ठीक है, लोगों को परेशानी ना झेलना पड़े। ऐसा इन्होंने फेसबुक पे कमेंट किया था और एक लड़की ने लाइक भी किया था। तो अब शिवसेना को ये बात मतलब उनको दुख लग गया, ठीक है, ऐसे कैसे ये कह सकती है, ठीक है। तो उन्होंने, पुलिस ने क्या किया, सेक्शन 66A का यूज़ करते हुए इस लड़की को, जिसने कमेंट किया था और साथ में जिसने लाइक किया था, उसको भी अरेस्ट कर लिया, ठीक है, अरेस्ट कर लिया। तब क्या हुआ, तब एक जो है 21 साल की लॉ स्टूडेंट, ठीक है, उनका नाम श्रेया सिंघाल, ठीक है, इन्होंने एक पिटीशन फाइल किया, और पिटीशन फाइल किया, ठीक है, कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में। पिटीशन आप सीधा साफ शब्दों में समझ लो थोड़ी देर के लिए कि पिटीशन एक लेटर हो गया। उस लेटर में आप अपनी शिकायतों को लिखते हो कि मुझे ये शिकायत है, और सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में ले जाके रख देते हो। अगर वहाँ एक्सेप्ट होता है तो फिर उस पर आपकी शिकायतों पे सुनवाई होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, साफ शब्दों में। तो पिटीशन फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दिया कि भाई ये अरेस्ट हुआ है, ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए मतलब ठीक ही कमेंट किया, इसमें कौन सा इन्होंने मर्डर कर दिया किसी का, या फिर किसी को मतलब किसी की बेइज्जती कर दी, ठीक है, ऐसा कुछ तो किया नहीं, तो फिर क्यों अरेस्ट कर लिया। इसको लेके पिटीशन फाइल किया। यहाँ इनके फंडामेंटल राइट को छीना जा रहा है, ऐसा इस पिटीशन में कहा गया था। और जब फंडामेंटल राइट को छीना जाता है तो मैंने बताया था पहले वीडियो में कि आर्टिकल 32 का यूज़ करके आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा पिटीशन फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में 2012 में। और भी 2012 के बाद में ऐसी बहुत सारी इंसिडेंट होने लगी, बहुत सारे केसेस सामने आए जो इससे मिलता जुलता था, सेक्शन 66 से ए से मिलता जुलता था, ठीक है। बहुत सारे पिटीशन होते गए और फाइनली 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पे सुनवाई किया, ठीक है। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पे सुनवाई किया 2015 में, ठीक है। और केस का नाम पड़ा इन्हीं के नाम पे, श्रेया सिंघाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, श्रेया सिंघाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, फाइनली। और सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया कि हाँ सच में ये जो वर्ड है annoying and offensive, ये आर्बिट्रेरी है, एम्बिगुअस है। एम्बिगुअस का मतलब होता है अनक्लियर, क्लियर नहीं है भाई। क्लियर तो लिखो लॉ में कि क्या नहीं लिखूं, या फिर क्या लिखूं जिससे लोगों को दुख पहुंचेगा, अपराधजनक होगा, वो आप लिख दो। मैं वो ऑनलाइन पोस्ट करूंगा ही नहीं, वो मैं फेसबुक पे लिखूंगा ही नहीं। आप लॉ में लिख दो कि ये नहीं करना, ठीक है, आप ये कर दो, मैं फेसबुक पे लिखूंगा ही नहीं या लिखूंगी ही नहीं, ठीक है। लेकिन आपने ऐसा तो लिखा ही नहीं, तो ये जो है annoying and offensive, ये आपका आर्बिट्रेरी वर्ड्स हैं, ठीक है। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि ये जो आपने रेस्ट्रिक्शन डाला हुआ है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे, ये जो है ये डू नॉट फॉल अंडर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 19 क्लॉज 2। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, और जो जजमेंट दे रहे थे वो 2 जजेस बेंच था, इसमें 2 जजेस बेंच था, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, टू जजेस बेंच था, और इसमें जो 2 जज थे उनका एक का नाम था
जस्टिस जे चिल्लामेश्वर और जस्टिस RF रोहिंटन F नारीमन, ठीक है, नारीमन है, ठीक है, RI, ठीक है। दो जज थे, एक जस्टिस जे चिल्लामेश्वर और दूसरे जस्टिस RF रोहिंटन F नारीमन, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि ये जो टर्म है एनोइंग एंड ऑफेंसिव ये आर्बिट्रेरी है, और दूसरा ये जो चीज़ है जिसके थ्रू आप स्पीच एंड एक्सप्रेशन को आप रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो, रोकथाम लगा रहे हो, ये आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 जिसमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन दिया हुआ है कि मतलब आप अपने स्पीच एंड एक्सप्रेशन का यूज़ करो, लेकिन वो चीज़ नहीं होना चाहिए। सिक्योरिटी, सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी हार्म नहीं होना चाहिए, डिफामेशन किसी का नहीं होना चाहिए, पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक पीस का हार्म नहीं होना चाहिए, उसका वायोलेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, और भड़काऊ भाषण नहीं देना चाहिए। मतलब ऐसे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन में ये चीज़ नहीं आता, और ये चीज़ नहीं आता तो मतलब कि ये जो प्रोविज़न आपने डाला है सेक्शन 66A वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, मतलब वो ये जो कानून है ये सही नहीं है, और हम इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करते हैं, नल एंड वॉइड डिक्लेयर करते हैं। मतलब कि ये कानून आज से खत्म होता है, आज से इस नाम का इंडिया में कोई कानून नहीं होगा, और जब कानून ही नहीं होगा तो किसी को इसके तहत अब अरेस्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को लेके किसी को अरेस्ट, किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। आज से इंडिया में ये कानून ख़त्म किया जाता है, ठीक है। ऐसा किसमें कहा गया? श्रेया सिंघाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, ठीक है। तो ये कानून तब से सेक्शन 66A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ये अब ख़त्म हो चुका है, ठीक है। लेकिन ये कानून तो ख़त्म हो गया, ठीक है। अब प्रेजेंट में ये जब कानून ख़त्म हो गया, ठीक है, तो क्या हुआ कि जो मैंने अभी भी आपको कुछ देर पहले PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997 का केस जिक्र किया था, डिस्कशन किया था, जिसमें मैंने कहा था राइट टू होल्ड टेलीफोनिक कन्वर्सेशन इज अ राइट टू प्राइवेसी। वो आपका प्राइवेट मैटर है, ठीक है, वो प्राइवेट चीज़ है, ठीक है। तो जो PUCL था उन्होंने फिर से कुछ दिन पहले PUCL ने, मतलब पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज़, ठीक है, PUCL ने क्या किया, फिर से उन्होंने एक पिटीशन फाइल किया, और पिटीशन में ये कहा कि सेक्शन 66A खत्म हो चुका है। आप ही ने सुप्रीम कोर्ट, आप ही ने इसको खत्म कर दिया, इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया। लेकिन इसके बावजूद भी इस कानून के तहत लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो जब ये पिटीशन आया सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो हमारे जो जज हैं जस्टिस RF नारीमन, रोहिंटन F नारीमन, जिन्होंने ये जजमेंट दिया था कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इनवैलिड है, उन्होंने जब ये पिटीशन देखा, उन्होंने बोला ये काफ़ी पैथेटिक है, काफ़ी मतलब एक शॉकिंग है, काफ़ी निराशजनक है कि जो कानून ख़त्म हो गया उस कानून के तहत लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है। मतलब ये तो मतलब भूत वाली बात हो गई, कोई गुजर गया है और फिर से आगे सामने खड़ा हो जाए और हमें मारना कूटना स्टार्ट कर दे, ठीक है। तो ये कानून जो है ख़त्म हो चुका है, लेकिन फिर भी इस कानून के तहत लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है। ये काफ़ी मतलब शॉकिंग है, काफ़ी टेरिबल है, मतलब काफ़ी भयावह है कि ऐसा कैसे हो सकता है। ये तो मतलब लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनकी ज़िंदगी को छीना जा रहा है, फिर डेमोक्रेसी का क्या मतलब रह जाएगा, ठीक है। ऐसा काफ़ी डिस्ट्रेसफुल है। ऐसा किन्होंने जस्टिस RF नारीमन ने उन्होंने कहा, ठीक है, जब उन्होंने ऐसा देखा तो, ठीक है। जब सेंटर से इसका जवाब मांगा गया, जब केंद्र से इसका जवाब मांगा गया, सेंटर से जब इसका जवाब मांगा गया केंद्र सरकार से, तो इन्होंने कहा कि देखिए
जो पुलिस है और पब्लिक ऑर्डर है, मतलब पुलिस किसी को अरेस्ट करती है, अरेस्ट करने के बाद कोर्ट में मतलब पुलिस स्टेशन ले जाती है, कोर्ट में प्रोड्यूस करती है, उसको जेल होता है, मतलब ये जो सारा प्रोसेस है वो स्टेट सब्जेक्ट है। मतलब उसका देख रेख राज्य करती है, स्टेट करती है, वो हम नहीं करते। ये हम मेरा हेडेक नहीं है, ये हमारा हेडेक नहीं है, वो राज्य सरकार का हेडेक है। ऐसा कह के उन्होंने, केंद्र सरकार ने अपना पल्ला झाड़ लिया, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दिया जिसमें ये कहा कि नहीं, ये स्टेट सब्जेक्ट है, हमारा कोई लेना देना नहीं है इसमें। उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया, ठीक है, स्टेट सब्जेक्ट है। देखो 3 तरीके का सब्जेक्ट है। कुछ ऐसा मैटर होता है, कुछ ऐसे लिस्ट होते हैं, कुछ ऐसे चीज़ होता है जिस पे सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है, केंद्र सरकार देख रेख कर सकती है। कुछ पे सिर्फ राज्य सरकार देख रेख कर सकती है, कानून बना सकती है, और कुछ पे दोनों ही कानून बना सकते हैं, दोनों ही देख रेख कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर, ये स्टेट सब्जेक्ट है, हमारा लेना देना इसमें नहीं है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा चलो भैया ठीक है, अब आपका लेना देना नहीं है तो हम स्टेट से क्वेश्चन करते हैं। तो और ऐसा जो चीज़ है, ठीक है, सेक्शन 66A खत्म हो गया फिर भी अरेस्ट किया जा रहा है, ऐसा जो है वो उत्तर प्रदेश, असम, वेस्ट बंगाल, ठीक है, फिर से हमारा है झारखंड, तेलंगाना, तमिलनाडु, ऐसे देखने को मिल रहा है कि ऐसे जगहों पे और भी स्टेट्स हैं, ऐसे जगहों पे, ऐसे राज्यों में देखने को मिल रहा है कि बावजूद इसके खत्म होने के बाद लोगों को इस कानून के तहत अरेस्ट किया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने, जस्टिस RF नारीमन ने, रोहिंटन F नारीमन ने इन सारे स्टेट्स से क्वेश्चन किया है, जवाब मांगा है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, जब ये आपका पुलिस पब्लिक ऑर्डर सब्जेक्ट है, उस पर आप अपना कानून बनाते हैं, उसकी देख रेख करते हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि जो कानून है ही नहीं उसके तहत भी लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है, सुनवाई भी हो रही है, कोर्ट में हियरिंग भी हो रहा है उस कानून के तहत जो है ही नहीं, और उसके बाद अगर ऐसा निकल रहा है कि सच में ऐसा कुछ है तो उनको जेल भी भेजा जा रहा है। वाह भाई वाह, ये क्या कानून है, मतलब कानून है ही नहीं फिर भी ऐसे ये सब कुछ हो रहा है। और जो 3 साल जेल में रह के आ रहे हैं उनको अगर पता लगे कि ऐसा कुछ कानून ही नहीं था, ऐसा कुछ था ही नहीं, और मैं 3 साल रह के आ गया, उनको मतलब क्या बीतेगी उन पे, क्या फील होगा उन्हें कि भाई जो चीज़, जो गलती मैंने किया ही नहीं उसके लिए मैंने 3 साल अपनी ज़िंदगी की जो कीमती 3 साल है वो जेल में बिता दिए। काफ़ी मतलब कितने दुख की बात है कि जो चीज़ है ही नहीं उसके लिए भी, ठीक है, जो कानून है ही नहीं उसके तहत, ठीक है। तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा सारे राज्यों से पूछा है, ठीक है। तो ये सब कुछ था क्या कैसे कानून आया, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें, क्या अधिकार है, क्या अधिकार जुड़ा हुआ था इस चीज़ से, ठीक है, सब हमने डिस्कस किया, ठीक है, एक एक चीज़ को। प्रेजेंट कंट्रोवर्सी क्या है, प्रेजेंट स्टैंड क्या है सुप्रीम कोर्ट का, सेंटर का क्या स्टैंड, सेंटर ने तो सीधा पल्ला झाड़ लिया कि भाई मेरा ये सब्जेक्ट मैटर है ही नहीं, ये तो स्टेट का सब्जेक्ट मैटर है, आप पूछो उनसे। फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन किया है इन राज्यों से कि भाई बताइए, जवाब दीजिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। अब इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट देखते हैं कि इस सब चीज़ों का इम्पैक्ट क्या है, मतलब किधर पड़ रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो ये है कि हम जो हैं, ठीक है, हम जो हैं रूल ऑफ लॉ, मतलब कानून का राज किसी इंडिविजुअल का नहीं, किसी पर्सन का नहीं, ठीक है। डेमोक्रेसी वही होता है, वही डेमोक्रेसी कहलाता है जहाँ रूल ऑफ लॉ हो, ठीक है, जहाँ पे एक आदमी का कानून शासन हो, कानून हो, एक आदमी राज करता हो, ठीक है, तो वो तानाशाह हो गया, फिर वो डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है। तो रूल ऑफ लॉ, ठीक है, रूल ऑफ लॉ में होता है, मैंने आपको पहले वीडियो में भी ये चीज़ समझाया, लेक्स रेक्स,
लॉ इज द किंग ऑफ किंग्स, ठीक है। तो भाई आप तो सीधा सबसे पहले मैं इसको आर्टिकल 19 के बाद आर्टिकल 20 आता है, इसको मैं समझ लूँ, इसको हम समझ लें, फिर इसको डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 20 में ये कहा गया है, आर्टिकल 20 में ये कहा गया है, ठीक है, आप देखना, नो पर्सन शैल बी convicted, no person shall be convicted except for the except एक मिनट, sorry, no person shall be convicted for an offense except for the violation of law in force at the time of commitment of the act charged as an offense. No person shall be convicted for an offense except for the violation of law in force at the time of commitment of the act charged as an offense. मतलब किसी भी आदमी को उस चीज़ के लिए अरेस्ट नहीं किया जा सकता जब तक कि वो किसी कानून का उल्लंघन नहीं कर देता, ठीक है। मैंने कहा था ना, शुरू में ही एग्जांपल दिया था कि आप दिल्ली में शराब पी रहे हो, दारू पी रहे हो, ठीक है, एंजॉय कर रहे हो, रूम में बैठे हो, लेकिन दिल्ली में शराब पीना लीगल है, इलीगल नहीं है, लेकिन फिर भी पुलिस आए और बोले कि चलो जेल चलो, मैं अरेस्ट करता हूँ तुम्हें, तुम शराब पी रहे हो। आपने कहा कि शराब पीना तो लीगल है, कोई कानून ऐसा है ही नहीं जिसका मैं उल्लंघन कर रहा हूँ शराब पीकर, ठीक है, तो आप क्यों अरेस्ट कर रहे हो। वही बात है, आप जो कोई काम करते हो, जो चीज़ करते हो, अगर उस पे कोई कानून नहीं है और किसी कानून का आप उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, तो आपको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, किसी भी पर्सन को अरेस्ट नहीं किया जा सकता उस चीज़ के लिए जब तक कि वो किसी कानून का उल्लंघन नहीं कर देता, और वो कानून उस समय भारत में लागू होना चाहिए, ठीक है, इन्फोर्स होना चाहिए, लागू होना चाहिए, ठीक है, उस चीज़ के लिए कभी अरेस्ट नहीं किया जा सकता। तो भाई सेक्शन 66A जब भारत में लागू ही नहीं है, इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जा चुका है 2015 में, तो फिर और आर्टिकल 20 फंडामेंटल राइट ऐसे कह रहा है, तो फिर भी लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है, मतलब उसके फंडामेंटल राइट को छीना जा रहा है, मतलब सीधा सीधा लॉ का शासन है ही नहीं, फिर तो लोगों का शासन हो गया, पुलिस का शासन हो गया, और जब पुलिस का शासन हो गया तो ये तो तानाशाह हो गया, तानाशाही हो गया, कानून का शासन है ही नहीं, क्योंकि ऐसा कानून तो है ही नहीं। सेक्शन 66A नाम का कानून तो कब का खत्म हो चुका है, ठीक है। और ये आर्टिकल 20 कह रहा है कि ऐसा किसी भी पर्सन को अरेस्ट नहीं किया जा सकता उस चीज़ के लिए जब तक कि वो किसी कानून का उल्लंघन नहीं कर देता। तो फिर तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। और साथ में भाई 2015 में जब सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दे दिया कि सेक्शन 66A है ही नहीं, सेक्शन 66A है नहीं, सेक्शन 66A है नहीं, और जब जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है तो सेंटर, स्टेट, पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, सबका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, काम होता है कि वो उस जजमेंट को वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में लागू करवाए, फोर्स में लाए, ठीक है। और ऐसा आया ही नहीं उन स्टेट्स में, ऐसा तो हुआ ही नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट का ऐसा जजमेंट है तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में अप्लाई होना चाहिए था, लेकिन आसाम, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और भी स्टेट्स हैं जहाँ पे ऐसा सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का उल्लंघन हो रहा है। तो फिर तो इंडिया में रूल ऑफ लॉ नाम का कोई चीज़ ही नहीं रह गया, फिर तो ये सीधा सीधा डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है, डेमोक्रेसी को वायोलेट करता है। ऐसा क्यों, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, क्या इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट है, हमने देखा, ठीक है, हमने देखा। और साथ में एक चीज़, एक आर्टिकल 21 देख लेते हैं। आर्टिकल 21 में ये लिखा गया है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड
ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट बाई प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड एक्सेप्ट ड्यू टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाई लॉ। ठीक है, मतलब किसी भी इंसान से उसकी ज़िंदगी, उसकी आज़ादी नहीं छीनी जा सकती जब तक कि कानून में ऐसा लिखा ना हो, ऐसा प्रोसेस ना हो। ठीक है, कानून ही नहीं है, आप किसी इंसान को अरेस्ट कर रहे हैं, हजारों इंसान को आप अरेस्ट कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी को छीन रहे हैं, जेल में ले जाके बंद कर रहे हैं। एक बार जेल में ले जाके बंद कर दिए तो उनकी आज़ादी छीन गई, उनका जो जीने का अधिकार है वो छीन गया। ठीक है, सीधा सीधा आर्टिकल 21 का वायोलेशन है। आर्टिकल 21 जो कि मतलब संविधान का सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल माना जाता है, आर्टिकल 21, अगर ये ना हो तो फिर पूरे अधिकारों का कोई मतलब नहीं रह जाता। ठीक है, तो जब यही नहीं है तो भाई फंडामेंटल राइट होने का क्या मतलब रह गया, क्यों है फंडामेंटल राइट फिर। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न अभी उठे हैं जैसे ये पिटीशन फाइल हुआ, PUCL ने पिटीशन फाइल किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा काफ़ी निराशाजनक है, काफ़ी शॉकिंग सा इंसिडेंट है कि ऐसा भी हो रहा है। ठीक है, हमारे जजमेंट के बावजूद ऐसा हो रहा है। ठीक है, और थोड़ी देर के लिए ये भी समझा जाए कि अवेयरनेस की कितनी कमी है। ये देखिए आप कि कितनी मतलब अवेयरनेस की कमी है, लोगों तक ये चीज़ें नहीं पहुंच पा रही है, लोगों को ये तक नहीं पता है कि क्या उनके अधिकार हैं। ठीक है, उन्हें झूठे केसेस में, झूठे कानून के तहत, जो कानून है नहीं उसके लिए भी उन्हें सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, उनकी ज़िंदगी के इतने जो कीमती जो समय हैं 3 साल, उनसे छीना जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन पूछा है, जवाब मांगा है। ठीक है, इस पर फिर अगर कोई चीज़ आती है सामने, ठीक है, तो फिर मैं इसका दूसरा पार्ट लेकर आऊँगा। फिलहाल के लिए यहाँ तक सारा पिक्चर क्लियर हो चुका है, सारा स्टोरी क्लियर हो चुका है कि क्या इसका पास्ट था, कैसे आया, क्या कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ, कैसे ख़त्म हुआ, प्रेजेंट स्टेटस, प्रेजेंट कंट्रोवर्सी क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है। ठीक है, तो सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया। फिर अगर ऐसा कुछ होता है तो पार्ट 2 में हम लाएंगे। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, ठीक है, तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और आप अगर कोई दिक्कत होती है, कोई किसी तरीके की परेशानी होती है, ठीक है, राइटिंग बोर्ड पे राइटिंग को लेके या फिर ऑडियो वगैरह, ऑडियो वीडियो को लेके, या फिर कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत होती है, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में, तो आप हमसे कमेंट में ज़रूर पूछें, उन सबको सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। ठीक है, अगला टॉपिक फिर मैं डिसाइड करता हूँ कौन सा। फिर अगर आपको कोई टॉपिक सोचता है तो आप ज़रूर बताएं, उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा मैं। ठीक है, तब तक के लिए आप एंजॉय करें। ठीक है, बच के रहे, प्रोटेक्टेड रहे, सैनिटाइज़र यूज़ करें, मास्क यूज़ करें और वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। ठीक है, मैं भी फुल्ली वैक्सीनेटेड हूँ और आई होप कि आप लोग में से कई लोग वैक्सीनेटेड हो चुके होंगे, और अगर नहीं लिया आपने तो ज़रूर लें। ठीक है, और प्रोटेक्टेड रहें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।